नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में जोर आजमाइश इस बात की है कि बघेल या फिर बीजेपी। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वो भरोसा अभियान चला रही है, उसे लेकर मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अपना माहौल बनाने में जुटी है। लेकिन इस बीच कैसी किसकी है तैयारी? कांग्रेस इस बार जो चुनावी मैदान में वापसी का ख्वाब संजोए बैठे हैं, उसके पीछे आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो जनता के बीच में लेकर जाएगी? उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, सबसे पहले सीधा सवाल ये कि 5 वर्ष आपकी सरकार को पूरे हो रहे हैं। जब सरकार बनाते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारा विजन होता है जिसे जनता के बीच में ले जाते हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को देना है, लेकिन खुद का आकलन कैसे करते हैं? इन 5 वर्षों में आप जनता के वादों पर खरे उतरे हैं? लगभग 70%, 7 आउट ऑफ 10। पहले भी मीडिया से बात हुई, उन्होंने पूछा तो 7 आउट ऑफ 10 में कहूं। 3 नंबर कहां काटे आपने अपने? जो नहीं हो पाया। आपने कहा कि हम लोग ने घोषणा पत्र बनाया, जन घोषणा पत्र बनाया, 281 बिंदु का घोषणा पत्र था, 36 बड़े लक्ष्य थे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हुए, कुछ नहीं हो पाए, इसलिए 3 नंबर। 100 में 100 तो कभी देना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में होकर अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10 में से 3 नंबर आपने खुद ही काटे हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये कि क्या 2.5 साल का फॉर्मूला इस बार चलेगा? वो पहले क्या था क्या नहीं था, वो बंद दरवाजे की बात है। अभी भी मैं समझता हूं कि राहुल जी से अगर पूछिएगा तो कहेंगे ना, कभी नहीं। चुनाव के कुछ महीनों पहले ही आप डिप्टी सीएम बने हैं, क्या आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? मैं जो परिस्थिति बनती है उसको लेके चलता हूं। आपने चुनाव की तारीखों से पहले कहा था कि बीजेपी खूब मेहनत कर रही है, मुकाबला टफ होगा, क्या अब भी यही स्थिति है? सामने वाले को मैं कभी कम नहीं आंकता और ये मानता हूं कि सबसे बड़ी भूल है, आप खेल के मैदान पे उतर रहे हैं और पहले ही से आपने सोच लिया कि सामने वाला तो बहुत ही कमजोर है ही नहीं मैदान में, तो गोल जल्दी हो जाएगा। लेकिन सर, खेल की बात अलग है और राजनीति की अलग। राजनीति में अक्सर ऐसे बयान जो है वो कई बार अपनी पार्टी को अखर जाते हैं। शायद मेरे में वो कमी है, मेरे को कई बार टोका भी जाता है, लेकिन मीडिया अगर पूछ रही है और मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने जाना है, मैं और आप बात करते तो शायद मैं दूसरी किस्म से बात करता, लेकिन लोगों के सामने अगर जाना है तो मेरे को उनका सामना भी करना है। आपके माध्यम से हजारों लोगों के पास ये बात जाती है और उनसे मेरे को आंख मिलाने की हमेशा स्थिति में रहना पसंद है। आपकी पार्टी नारा दे रही है अब की बार 75 पार, आपका क्या आकलन है? आदमी 90 की 90 जीतना चाहता है। उत्साही हमारे बीच में है। टारगेट आप लेके चलते हो, छोटा टारगेट लेके चलोगे तो और कम तक पहुंचो, शायद बड़ा टारगेट लेके चलिए। 71 सीट हमारे पास आज हैं, 4 ही सीट तो ज्यादा वो कह रहे हैं। एक हिसाब से 75 पार हमको करना है और दूसरा 2/3 से कम अगर होता है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी निराशा होगी, क्योंकि काम सरकार में काफी हुआ है। काका और बाबा की जोड़ी ने पिछली बार इतिहास रचा था, क्या ये इतिहास फिर से आप दोहराएंगे? ये ट्यूनिंग ऐसी ही दिखेगी या 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है? थोड़ी देर पहले आपने बंद दरवाजे का भी जिक्र किया था। पिछली बार हम लोग जय वीरू की जोड़ी के रूप में थे, इस बार काका बाबा के रूप में है। और भूपेश भाई के साथ छत्तीसगढ़ के बनने के बाद पहली बार मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई और हम लोग 18 साल इस चुनाव के पहले तक साथ काम करते रहे थे और ये 5 सरकार में 5 साल काम किए। कहीं ना कहीं 19-20 होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता है 19-20 घर में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, माता पिता में होता है, भाई बहनों में होता है। तो कहना कि नहीं कुछ भी नहीं होता है, वो फिर लोगों के सामने जाना। कोई भी आपकी वैसी बात सुनेगा तो कहेगा ये तो ऐसे ही बोल रहे, तो ऐसी बात क्यों करना? अगर लोगों के सामने रह के कुछ कहना है तो वो बात कहनी चाहिए कि जो टिके, सामने वाले को भी लगे कि हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा होता है, कोई खास बात नहीं है, मिलके काम कर रहे हैं, मिलके काम करेंगे आगे भी। आपने जो लिस्ट जारी की है कैंडिडेट्स की, उसमें बहुत सारे सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए हैं, क्या उनको डिसअप्रूव किया है? उनका काम खराब था या फिर बीजेपी की जमावट जोरदार है इस बार? और सालों की तुलना में पहले मैंने महसूस किया कि लीडर्स के अपने फीडबैक जो सर्वे ही होते हैं वो काफी बड़ा आधार हुआ करते थे। अब समय में जब से ये सर्वे का सिलसिला चल चुका है, कुछ नाम आ गए हैं सामने जो कि प्रोफेशनल सर्वे करने वाले हैं, तो एक राय ये भी होती है कि मैं करूंगा तो कहीं उसमें मेरा निजी
पक्ष ज्यादा भारी ना हो, बायस ना हो। तो अगर हम इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराएंगे तो शायद और निष्पक्ष हमको जानकारी मिल सकेगी फील्ड में क्या स्थिति है। मैं बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हूं सर्वे के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग आए दिन सर्वे करते हैं। हम लोग सालों से, अब मुझे 50 साल करीब हो गए पॉलिटिक्स में। फील्ड की जानकारी अगर मुझे नहीं है और सर्वे से पता करनी है तो मुझे पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। मैं अगर पार्टी का प्रतिनिधि हूं और मेरे को ही नहीं मालूम कि मेरे पोलिंग बूथ में क्या हो रहा है, मेरे कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है। कल्चर के खिलाफ हैं? कॉर्पोरेट कल्चर का एक हिस्सा होता है। कॉर्पोरेट कल्चर से आप कॉर्पोरेट का काम कर सकते हो, बिजनेस का काम कर सकते हो। आप क्रिकेट खेल के फुटबॉल के मैदान में जाओगे तो उतना ही अच्छा है, नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर को मेसी के सामने आप उतारोगे तो गोल कर पाएंगे? शायद ही कर पाएंगे। तो दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है। एक को दूसरे के ऊपर मर्ज कर देना या मान लेना कि ये वहां भी सफल होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। वो एक कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट वर्क अलग है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल वर्क एकदम अलग है। दोनों में कहीं तालमेल नहीं। लेकिन सर, जब एक साथ इतने विधायकों के टिकट कट जाते हैं तो क्या जनता के बीच में ये मैसेज नहीं जाता कि सरकार का कामकाज ठीक नहीं चल रहा? सरकार का कामकाज एक अलग होता है और व्यक्तिगत जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कामकाज अलग होता है। सरकार नीतियां बनाती है, उनको लागू करती है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसा कंट्रोल है, आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ये सरकार हो गई। आपने घोषणा पत्र पहले ही पूछा तो आपने कुछ टारगेट्स रखे, आपकी कोई सोच है कि हम ये करना चाहते हैं। वो एक बात सामने, कितना इंप्लीमेंट किया, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, जोर जबरदस्ती से किया कि लोगों की स्वीकारोक्ति से किया, किस तरीके से आपने, ये सारी बातें फिर तय करते हैं कि सरकार का परसेप्शन। आप बहुत अच्छा काम करके भी चुनाव हार जाओगे। एक पैमाना नहीं है कि आपने खूब अच्छी सड़कें बना दी तो आप चुनाव जीत जाओगे। शीला दीक्षित जी हारी दिल्ली में, और मैं यहां उस समय पूछता था तो लोग कहते शीला जी बहुत अच्छी है, शीला जी ने बहुत काम किया है। खुद भी चुनाव हारी है और आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत से। परसेप्शन मैनेजमेंट भी तो सर्वे के माध्यम से किया जाता है। आप सर्वे के खिलाफ हैं? सर्वे के खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको उदाहरण एक बताता हूं। 1 या 2 इलेक्शन पहले मैंने सर्वे के लिए बात हो रही, सर्वे तो मैंने कहा कि भाई आज का ये कल्चर है, प्रोफेशनलिज्म है, इसमें मैं भी सर्वे करवाता हूं। कॉस्ट फैक्टर अलग छोड़ दीजिए, सर्वे मैंने कराया। उनने जो मेरे को रिपोर्ट दी, अच्छी पाई चार्ट्स थे, ग्राफ्स थे, सब कुछ था, कलर्ड था, दिखने में सुंदर था, प्रेजेंटेशन अच्छा था। उस सर्वे में मैं आपको 10 पोलिंग बूथ का उदाहरण दे रहा हूं जिसमें हम लोग को 85% वोट मिलते थे। उन्हें 25% वोट भी नहीं दिखाए थे। 10 ऐसे सीधे सीधे पोलिंग बूथ थे। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। दिमाग में रहता है प्रोफेशनलिज्म कि नहीं, शायद अभी माहौल बदल गया हो। और उस इलेक्शन में, उसके बाद इलेक्शन हुआ तो वैसे ही वोटिंग हुआ जैसा हम लोग को लगता है कि होना चाहिए। तो एक हद तक ठीक है। ये रामबाण है या ये यही हल है, यही सब कुछ है, नहीं, वो भी आदमी है, ह्यूमन एरर की बात है, कंप्यूटेशन की गलती है। अब मेरा पर्सनल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं आपको बता रहा हूं। कहीं लिखते हैं कि ये भाजपा का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अब मैं जानता हूं वो कांग्रेस का जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूं वो भाजपा का है, वो भाजपा का है, मैं जानता हूं वो कांग्रेस का है, हम लोग का अच्छा वर्कर है। तो ओवरऑल एक व्यू, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। अगर उसको आपने मान लिया कि नहीं ये अक्षरशः यही है सही, तो आप धोखे में भी रह सकते हैं। अब आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र कर ही दिया है, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 90 में से 86 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन आपकी अपनी सीट पर अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे समय में जब भूपेश बघेल के सामने भी उम्मीदवार तय हो चुका है, विजय बघेल के रूप में बीजेपी का, 4 बचे हैं, मैं उनमें हूं एक, अकेला मैं नहीं किस बात की देरी है? मेरे ख्याल से वो सर्वे कर रहे होंगे अच्छे से कि बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा। आखिर उनका टारगेट होगा कि अंबिकापुर सीट भी वो जीतें, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तैयारी है। पिछली बार आप घोषणा पत्र समिति के प्रमुख थे और कांग्रेस की घोषणाओं ने ही 2018 में चुनाव जिताया भी, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी आपको नहीं मिली है, क्यों? एक नया पुराना भी होता है। एक ही आदमी एक ही काम हर बार करे तो जरूरी नहीं है कि उसमें ताजापन रहे या वही रिजल्ट आए। पुनिया जी हम लोग के इंचार्ज थे उस समय और एक बैठक उन्होंने ली थी, अभी करीब 2 साल हो गए। उसमें ये निर्णय हुआ था कि हम चेंज करेंगे घोषणा पत्र समिति के चेयरपर्सन को,
और सभी समितियों के यथासंभव चेंज करने की कोशिश करेंगे, नए नए लोगों को जवाबदारियां देंगे। और फिर वो घोषित नहीं हुआ, अकबर जी बने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष, वो तय हो गया था करीब 2 साल पहले, तो डिले होता गया। और वो परिस्थिति फिर नहीं थी कि जिस तरह से पिछली बार घोषणा पत्र बनाया था, टाइम ही नहीं था कि उस प्रकार से घोषणा लोगों के पास जा सकूं और उनसे पूछ के। फिर भी जो एक्सपीरियंस है समिति को हम लोग देंगे। आप प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच से कह देते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। इस बात के लिए आपको टोका भी गया था, क्या आप अब भी इस बात पर कायम हैं? किसी दृष्टिकोण से मेरी ये कमी हो, कोरोना काल की बात आपको बताता हूं। आप लोग बैठाते थे, पैनल डिस्कशन में बैठाते थे और वहां बात होती थी, कई राज्य बोलते थे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वो कोरोना का भी समय था और उस समय भी मेरा सोचना है और आज भी और आगे भी ये सोचना रहेगा कि ऐसे समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां कई लोग बोलते थे कि भेदभाव कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार भेदभाव कर रही है। मेरे लिए वो बीजेपी की सरकार नहीं थी। आईसीएमआर है तो वो बीजेपी की एजेंसी नहीं है। आईसीएमआर एक टॉप इंस्टीट्यूशन है जो कि गाइडलाइंस जारी करती है हेल्थ के मामले में। तो अगर मेरे को मालूम है, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, मेरे को मालूम है कि वैक्सीन की कमी नहीं है और आप मीडिया में पूछोगे कि वैक्सीन आपके साथ भेदभाव हो रहा है क्या, मैं नहीं बोलूंगा कि हो रहा है। अगर मैं पंचायत मंत्री हूं और पीएमजीएसवाई सड़क इत्यादि बनाने का हमको टारगेट मिलता है, हम उस टारगेट को एक्सीड करते हैं और फिर केंद्र सरकार और हमको देती है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि भेदभाव कर रही है। जहां करेगी वहां बोलूंगा। आपके ज्यादातर विचार और ओपिनियंस पार्टी लाइन से बहुत अलग हटकर हैं, इसके पीछे क्या पार्टी लाइन से हट के मैं नहीं कहूंगा। आप राजनीतिक मंचों पे देखेंगे तो मैं मोदी जी को भी क्रिटिसाइज, पद में बहुत बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्रिटिकल कमेंट्स मैं उनको उनके संदर्भ में भी करता हूं। वहां जिस मंच पे आपने कहा वो ऑफिशियल एक प्रोग्राम था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का प्रोग्राम था और स्टेट का प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी ने मुझे उपस्थित होने के लिए कहा था। और फेडरल स्ट्रक्चर में मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है कि मैं वहां कोई दूसरी बात करूं। एक तो वो मेहमान भी थे। लेकिन सर उदाहरण बहुत सारे हैं। पंचायत मंत्री के तौर पर आपने इस्तीफा दिया था और कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख लोगों को मकान नहीं मिले। बीजेपी भी यही मुद्दा उठा रही है, तो क्या माना जाए? आपकी सरकार ने काम नहीं किया, लोगों को आवास नहीं हम पैसा उस समय इकट्ठा यानी अपना शेयर नहीं दे पाए थे। केंद्र सरकार का एक शेयर आया था, 800 करोड़ रुपए का शेयर आया था। मैचिंग हमारा जो शेयर था, लोन लेके करते हैं, उस समय हमारी पोजीशन नहीं थी कि और लोन लेके हम मैचिंग शेयर दे पाए, तो वो टारगेट उस समय नहीं हो पाया था। तो और मुद्दे भी थे, एक मुद्दा ये भी था। और जहां तक आपने कहा नहीं कर पाए, आज पोजीशन ये है कि अब सरकार ने 6,99,000 घरों के लिए राशि रिलीज करके मेरा यही सवाल कर दिया कि क्या कोई प्रेशर था, कोई वजह थी कि प्रदेश स्तर पर आपको ये आवास योजना लेकर आना पड़ा? उस समय पैसे नहीं जुटा पाई अपने शेयर का। राज्य की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं जुटा पाई और कोई कारण नहीं था, नहीं तो उस समय बन जाता। और दूसरा की सर्वे हो रहा था, लोगों की मांग आ रही थी कि हमारा छूट गया है। SECC के आधार पे सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो सेंसस हुआ था, उसकी कास्ट सेंसस जो हुआ था, उस बेसिस पे ये आंकड़े आए थे कि कौन बेघर है, किसके पास 1 कमरे का घर है, किसके पास 2 कमरे का घर है। और उसमें बहुत लोग कह रहे थे कि हमारा छूट गया। तो आज जो राहुल जी बिलासपुर आए थे, उन्होंने ये 6,99,000 पुराने घरों की राशि एक किस्त और 47,090 घर नया सर्वे प्लस 10 लाख और आगे देने का जो कि छूट गए, ये गवर्नमेंट ने अब घोषित किया। तो हमारी आर्थिक स्थिति के आधार पे ये निर्णय हुआ। जातिगत जनगणना का मुद्दा आपने क्यों उठाया? आप इसमें कितना फायदा देख रहे हैं? सत्ता में आए तो कराएंगे जातिगत जनगणना? हाँ, ये घोषणा हो चुकी है। 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में आखिरी कास्ट सेंसस हुआ था और बहुत सालों से मांग उठती रही कि सोशल जस्टिस और टारगेटेड प्लानिंग एक्सपेंडिचर के लिए जानकारी होनी चाहिए कि किस समाज की कौन कितने संख्या, एक्चुअली कितनी संख्या है, ताकि फंड्स को उस प्रायोरिटी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, अपने में छोटी सी बात है। करते करते 2011 के बाद 2012 का सेंसस उसी आधार पे हुआ 1931 के बाद। और वो जो सेंसस का फिगर था फिर गवर्नमेंट NDA के आगे उन्हें रिलीज नहीं किया। तो ये मांग बनी रही कि इसको
जारी करिए, तो ये होना चाहिए। अगला सवाल, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है शराब घोटाले को लेकर, खूब हल्ला है इसे लेकर, सच क्या है, आज जनता को क्या बताना चाहेंगे? कुछ गड़बड़ी है तो कार्रवाई करें। अमित शाह जी जाते हैं अक्सर, या और बड़े नेता जाते हैं और इस बात का बयान देते हैं, तो वो तो देश के गृह मंत्री हैं, उनको आरोप थोड़ा लगाना चाहिए, उनको लेकिन तो जब कार्रवाई करनी सीबीआई, चाहिए। ईडी या जांच एजेंसी पहुंचती है तो फिर आरोप लगाया जाता है कि इसका मिसयूज हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक कारणों से। जो दूसरे गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं जांच हो रही? जांच करिए, अगर गलत हुआ है, लोग जेल में भी हैं, कोई तो नहीं कह रहा है उसमें कि कुछ हो रहा है, आप किसी के गलत पाते हैं, बट केवल गैर भाजपा शासित प्रदेशों के चुने हुए लोगों के ऊपर क्यों, और जो पहले भाजपा से अलग रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है, और जैसे ही भाजपा के साथ गठबंधन में आ जाते हैं कार्रवाई बंद हो जाती है, तो बात तो उठेगी। एक है कार्रवाई करना, आप करिए, कौन कहेगा कि मत करिए। दूसरा है कि कार्रवाई रुक जाना उन लोगों के ऊपर जिन पे चालू हो गई थी जब तक वो भाजपा से दूर थे, तो स्वाभाविक है कि दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने शराबबंदी का वादा किया, लेकिन फिर आबकारी मंत्री ने कह दिया नहीं हो सकती। अब 2018 में जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया था वो नाराज नहीं होंगी इस बात से? हो सकती हैं। एक ये सोशल एस्पेक्ट था, सोशल डोमेस्टिक वायलेंस की बात थी, खर्चे की बात थी, स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर हो सकता है इसकी बात थी, और काफी डिबेट के बाद हम लोगों ने इसको घोषणा पत्र में लाया था। और अगर आप घोषणा पत्र को देखेंगे तो उस समय भी जो ट्राइबल हमारे एरिया हैं उसमें हमने शराबबंदी की बात नहीं की थी। 146 जनपद हैं छत्तीसगढ़ में, 85 ट्राइबल हैं, 61 नॉन ट्राइबल हैं नॉन शेड्यूल्ड एरिया में। तो शेड्यूल्ड एरिया के जो ब्लॉक्स हैं उनमें ट्राइबल समाज अभी भी अपने रीति रिवाज के मुताबिक शराब का सेवन करते हैं, वो अपना बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो उसको शराबबंदी से उस समय भी दूर रखा था। शेष शराबबंदी की जो बात आई थी इसमें काफी कंटेंशियस था कि लगाना कि नहीं लगाना। ऐसे हल्का उदाहरण है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपने पूछा, मैं बताता हूं। वोट की भी बात आपने कही, तो महिलाएं नहीं, पुरुष जो हम लोग के साथ के हैं ने कहा कि दादा आपने अगर शराबबंदी लाई तो मेरा वोट तो नहीं मिलेगा, शराबबंदी मत लाना। तो ये कल्चर है या एक चलन है हमारे समाज में कि शराब का भी सेवन लोग करते हैं। फिर भी एक सोशल मूवमेंट उस समय चला था और खास करके महिलाएं उसको लीड कर रही थी। और मैं भी गांव में जाता, मेरा तरीका भी है कैसे पूछना, स्कूल में है तो एबीसीडी पूछ लिया, गणित का पूछ लिया, टेबल्स पूछ लिए, शराब के बारे में क्या है, तो अमूमन लेडीज 90-95% कहती थी कि नहीं, बंद होना चाहिए। ट्राइबल एरियाज में भी लेडीज, हमारे एमएलएज भी कहती थी कि बंद होना चाहिए। और एक सेक्शन था समाज का जो सेवन करता था, करते हैं, आज भी करते हैं, लेडीज भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं। लेकिन हमने सोच के प्रोज एंड कॉन्स लेके, बहुत लोग कह रहे थे कि मत लगाइए, जहां लगता है गुजरात में है लागू, आप अहमदाबाद जाइए, आपको कौन सी शराब चाहिए मिल जाएगी, शराबबंदी वहां भी है। बिहार में आपने लगाया तो ये डेथ्स हो रही, वो डेथ्स हो रही, स्मगलिंग हो रही है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स काफी डिस्कस हुए थे। फिर ये हुआ कि एक प्रेशर था सोशल मूवमेंट का, कुछ महिलाओं ने मूवमेंट चलाया हुआ था, उसमें हमने किया, उसको हम नहीं कर पाए, तो उसका जवाब हमको सामने खड़ा होना पड़ेगा। 7/10 एक नंबर आपने यहां भी कहा, क्या है कुछ तो ठीक है। धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, आपकी सरकार पर इसको लेकर काफी घेर रही है बीजेपी, काफी उंगलियां उठ रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, धर्म परिवर्तन हो भी नहीं रहा है, बल्कि धर्म परिवर्तन की बात कहीं ज्यादा बीजेपी के शासनकाल में उठती थी और हो भी रहा था। अभी मैंने धर्म परिवर्तन की बात कहीं नहीं सुनी। बस्तर एरिया में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ संगठन हैं, वो एक ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हमारी है, खास करके वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके डेथ के बाद उनके बेरियल को नहीं होने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुर्दा हम नहीं गाड़ने देंगे आपको। तो ये इशू वहां बना हुआ है, धर्म परिवर्तन का इशू नहीं है। ठीक है। परिवारवाद को लेकर भाजपा कांग्रेस को हमेशा घेरती रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह, उनके भांजी को टिकट दिया गया है, इस पर अब भी राजनीति हो रही। मैंने इसको कभी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं माना। मेरिट पे देखिए होता है, आप एक बार टिकट किसी भी व्यक्ति को किसी वजह से दे सकते हैं। आपके माता पिता पॉलिटिक्स में थे तो बच्चों को दे दिया,
आपके फैमिली के लोग हैं तो आपने उनको दे दिया टिकट, ये आप कर सकते हो। जीत नहीं सकते बार बार। जीतने के लिए आप कोई भी हो, किसी के भी रिश्तेदार हो, किसी के भी सगे संबंधी हो, जीतने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। तो ये इशू नहीं है, क्योंकि हराना जिताना आप किसी के भी लड़के हो, किसी के भी भाई हो, किसी के भी रिश्तेदार हो, पब्लिक जिता रही है तो फिर रिश्तेदारी का कोई मायने नहीं होता। अगर ये नेगेटिव फैक्टर होगा तो पब्लिक हरा देगी। आप जो भाई भतीजेवाद की बात उठती है तो वहीं खत्म हो जाएगी कि पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है तो फिर कोई इशू नहीं है। और जो कहते हैं उनको पहले तो खुद ही अपनाना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए जिसका कोई आधार नहीं होता। और अंत में जाते जाते घोषणा पत्र पर मंथन चल रहा है, तो कौन सी मुख्य बातें उसमें रहने वाली हैं और जाते जाते कितनी सीट का प्रेडिक्शन, उसके लिए कोई आंकड़ा? मैंने आपको बताया कि 2/3 से कम होगा तो मुझे निराशा होगी। 2/3 यानी 90 में से 60 और 75 पार का एक टारगेट है। 60 तो उसके आखिरी पायदान पे है। जरूर निराशा होगी। काम हुआ है। और घोषणा पत्र में कौन सी बातें होंगी जनता के लिए इस बार के वायदे? 2-3 बात तो हो ही चुकी। एक जनगणना की बात सामने आ चुकी है। हाउसिंग के लिए 10 लाख लोगों को नया घर देने की बात आ चुकी है। पैडी परचेज जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व वाले राज्य जहां से वो आते हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है, पैडी का परचेज 1100-1200 रुपए में होता है। वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक में खरीदी नहीं होती है। हम 15 क्विंटल के ऊपर अब 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर चुके हैं। और थोड़ा सा रुक जाइएगा तो आ जाएगा। मेरा कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। लेडीज को लेके बातें हो रही हैं, उनको इकोनॉमिकली साउंड करने के लिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर आप भी कुछ महिलाओं और बहनों के लिए योजनाएं लाने वाले हैं चुनाव से आ सकती हैं, क्योंकि जो सफल हुई हैं लोगों ने, पार्टी ने भी जहां जहां घोषणा की है, हिमाचल के चुनाव में कुछ घोषणाएं की, कर्नाटक के चुनाव में कुछ घोषणाएं की, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल है जो हो सकता है, ऐसा ना कह दें कि जो कर नहीं सकते, ये तो लेके हम लोग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी इसमें काफी स्ट्रिक्ट हैं। हम लोग सब भी नहीं चाहते कि चुनाव का समय है कुछ भी बोल दो फिर देखेंगे। 5 साल बाद फिर चुनाव है, लोगों के सामने खड़े होने की स्थिति होनी चाहिए। तो एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का एक्स्ट्रा आउटले क्या होने वाला है इन घोषणाओं से, उसको बाकायदा कैलकुलेट करके हम लोग कुछ घोषणाएं बहुत निकट भविष्य में करेंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और सभी सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।